हेलो स्टूडेंट्स, राइज एंड शाइन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये आपको अवेलेबल होंगे पेज नंबर 192 पर। अगर किसी की बुक ऐसी है जो काफी पुराना एडिशन है तो उनको मे बी ये डिफरेंट पेज नंबर्स पे भी अवेलेबल हो सकते हैं, तो एक बार आप इसको सर्च कर लीजिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। Let's start doing question number 31 here. The question number 31 is how is manganese extract from manganese oxide, dioxide. ये फॉर्मूला भी आपको दे रखा है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन। देखिए, जब भी मेटल ऑक्साइड्स को हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है मेटल ऑक्साइड्स के थ्रू उनकी मेटल्स को, तो हम लोग जनरली यूज करते हैं रिडक्शन का प्रोसेस, और उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से हम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं। अगर मैं मैग्नीज डाइऑक्साइड की बात करती हूँ और इसमें से मुझे मैग्नीज अलग करना है, क्योंकि यही मेटल है इस ओर के अंदर, अगर मुझे मैग्नीज अलग करना है तो मैं इसके रिडक्शन के लिए एल्युमिनियम पाउडर का यूज करूंगी। आप लोग भी किसका यूज करेंगे? एल्युमिनियम पाउडर का, राइट, जो कि सॉलिड स्टेट में होगा। जब हम रिडक्शन करवाएंगे यहाँ पर एल्युमिनियम पाउडर की प्रेजेंस में, तो मैग्नीज अलग हो जाएगा। इन दी लिक्विड स्टेट, मोल्टन स्टेट में ये आपको अलग मिल जाएगा। साथ में आपको यहाँ पे एल्यूमिना मिलेगा, दिस इज Al2O3 विच इज ऑल्सो नोन एज एल्युमिनियम ऑक्साइड, और काफी ज्यादा हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होने वाला है। अगर मैं इसको कंप्लीटली बैलेंस करती हूँ तो यहाँ पे 3 और 4 यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन, इक्वेशन इज हियर। आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे? मैग्नीज इज अ मेटल विच इज एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो मैग्नीज जो मेटल है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड के रिडक्शन के थ्रू आपको मिलेगा, एंड यू नीड टू बी डू द रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ द एल्यूमिनियम पाउडर, एंड इट इज एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट हियर। When manganese dioxide is heated with aluminum powder, the manganese metal is liberated. So this is the total process for the question number 31. Now moving forward to the question number 32. ये पूछ रहे हैं what is thermite reaction? Explain with the help of an equation. State one of the use of this reaction. तो thermite reaction क्या होता है? कोई भी जो मेटल ऑक्साइड है उसका जब हम रिडक्शन करवाते हैं किसके साथ? एल्युमिनियम पाउडर के साथ, तो दैट रिएक्शन इज नोन एज द थर्माइट रिएक्शन। तो हम लिखेंगे कैसे? द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल, मे बी दिस इज मैग्नीज मेटल एज वी डिड इन द अबव क्वेश्चन 31, फॉर्म मेटल by using aluminum powder, आप स्पेलिंग भी पूरा लिख सकते हैं, सिंबल भी लिखते हो तो काम चल सकता है आपका। एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे आर का मतलब है रिड्यूसिंग एजेंट, आप फुल स्पेलिंग लिखेंगे, इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। तो आपको समझ में आया होगा कि थर्माइट रिएक्शन क्या है, कि अगर आप मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं विद दी सम रिड्यूसिंग एजेंट, वहां पे आप अगर एल्युमिनियम पाउडर का यूज करते हैं तो सच रिएक्शन इज नोन एज द थर्माइट रिएक्शन। अब यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देना है, तो आप चाहें तो ये जो 31 का एग्जांपल है आप ये दे सकते हैं। साथ में इसके अलावा आप एग्जांपल दे सकते हैं आयरन ओर का। यहाँ पे हमने आयरन ओर लिया और इसको एल्युमिनियम के साथ ट्रीट करवाया, और यहाँ पर आपको आयरन एज मोल्टन स्टेट मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे एल्यूमिना मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड आपका अलग होगा और काफी ज्यादा हीट आपको देखने के लिए मिलेगी। अब क्वेश्चन नंबर 33 है, विच वन ऑफ द मेथड गिवन इन द कॉलम 1, दिस इज द कॉलम 1, इज अप्लाइड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द मेटल गिवन इन द कॉलम 2। तो यहाँ पे एल्युमिनियम दे रखा है, जिंक दे रखा है, सोडियम, आयरन, मैग्नीज एंड टिन दे रखा है, और यहाँ पे 3 मेथड्स दे रखे हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन दे रखा है, इसका यूज हम लोग जनरली जो काफी कम रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उनके लिए करते हैं। फिर रिडक्शन विद कार्बन दे रखा है और रिडक्शन विद एल्यूमिनियम दे रखा है। तो यहाँ पर हम किन किन मेटल्स का किस किस के साथ यूज करेंगे? अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के बारे में, तो हम सोडियम का कर सकते हैं, क्योंकि सोडियम ऑक्साइड का अगर हम करते हैं
इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन तो हमको आराम से सोडियम मेटल मिल जाता है। साथ ही हम यहाँ पर एल्यूमिनियम का भी कर सकते हैं। और रिफाइनिंग की बात करें, जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की जाती है तब हम जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है उनका करते हैं, पर रिडक्शन में हम यहाँ पे सोडियम और एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पे रिडक्शन विद कार्बन की बात करते हैं तो जिंक का हम कर सकते हैं, आयरन का कर सकते हैं, साथ में हम लोग यहाँ पे टिन माने की SN का भी कर सकते हैं। और विद एल्यूमिनियम के बारे में बात की जाए तो अभी हमने देखा मैग्नीज का हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, और थर्मल रिएक्शन में हम आयरन का भी कर सकते हैं, लेकिन आयरन का विद कार्बन भी हो जाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बात करेंगे, और पहले क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ए पार्ट है, गिव रीजन बाय कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स बट स्टील विच इज अ अलॉय ऑफ आयरन इज नॉट। कि आपको रीजन बताना है कि जो हॉट कॉपर टैंक होते हैं उसको बनाने में कॉपर का यूज किया जाता है लेकिन स्टील का यूज नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि जो कॉपर है उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, तो इट डज नॉट कोरोड इजीली। क्योंकि आप पानी अगर भरने वाले हो, उसमें पानी गर्म करने वाले, तो कोरोजन का खतरा बना रहेगा। तो कॉपर डज नॉट कोरोड इजीली, राइट। पहला तो ये हो गया कि जो कॉपर है वो कोरोजन उसका इजीली नहीं होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। पूरा लिखना है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। उसके बाद है बट स्टील रस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। लेकिन जो स्टील है अलॉय होने के बाद भी उसमें रस्ट लग जाता है, स्टील कैन रस्ट विद वाटर। इसलिए हम कॉपर का बनाते हैं वाटर बॉयलर जो हमारे टैंक्स होते हैं, और हम लोग स्टील का नहीं बनाते। कहते कि अलॉयज में नहीं लगता है रस्टिंग, लेकिन स्टील में लगने का खतरा रहता है जब अगर उसमें हम पानी को गर्म करते हैं काफी हाई टेम्परेचर पर। Now B part, explain why the surface of some metal acquire a dull appearance when exposed to air for a long time। कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो अगर एटमॉस्फेयर में रखी रहती हैं कुछ लंबे समय तक, तो उनका जो अपीयरेंस है वो शाइनी होना चाहिए, वो डल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में रखी हैं कुछ मेटल्स, वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर सकती है, सल्फर के साथ रिएक्ट कर सकती हैं, और कैसी बना लेती है वो मेटल ऑक्साइड की लेयर बना लेती हैं। कुछ मेटल्स मेटल कार्बोनेट की बना लेती हैं, कुछ मेटल्स मेटल सल्फाइड की बना लेती हैं, जिनका अपीयरेंस कैसा होता है? डल होता है। इसलिए एटमॉस्फेयर में रखे रखे लॉन्ग टाइम तक उनका जो अपीयरेंस होता है, उनकी जो चमक होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो आप आंसर लिखेंगे, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड लेयर ऑन द सर्फेस ऑफ द मेटल दे बिकम डल इन द प्रेजेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 ए पार्ट, व्हाई डज एल्युमिनियम नॉट कोरोड राइट दो। जो एल्युमिनियम है वो कोरोड नहीं होते, क्यों? तो इसका रीजन है, एल्युमिनियम डज नॉट कोरोड राइट दो बिकॉज एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। जो एल्युमिनियम है इट इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। मे बी यू गाइज नो अबाउट इट दैट एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड इट फॉर्म्स। लेकिन इसके ऊपर क्या होता है कि एल्युमिनियम के ऊपर जब ये एटमॉस्फेयर में रखा है तो इस पे एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, जो कि इसको आगे बचाती है। एक डल शाइन तो आ जाती है लेकिन रस्ट इस पे नहीं लगता। तो व्हेन दैट योर एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, बट एल्युमिनियम फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड, दैट इज एल्युमिनियम ऑक्साइड लेयर around it which is act as the protective layer on it and it will not rust or corrode। फिर बी पार्ट है, व्हाट इज द मीन ऑफ एनोडाइजिंग, व्हाई इट इज डन। कि एनोडाइजिंग क्या होता है, तो ये हमको यहाँ पे समझना है कि व्हाट डज द मीनिंग ऑफ एनोडाइजिंग। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ थिकिंग, आप क्या कर रहे हैं? द प्रोसेस ऑफ थिकनिंग, आप लेयर को मोटा कर रहे हैं, मेटल की लेयर को, ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर है धीरे धीरे आप इसको और भी ज्यादा मोटा करते जा रहे हैं। थिकनिंग ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ सरफेस ऑफ एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट्स। जो एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट्स हैं, जहाँ जो भी चीजें हम एल्युमिनियम की बना रहे हैं उसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनाते जा रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बाय द इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम ये लेयर बनाते जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं?
इज कॉल्ड एनोडाइजिंग। इसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं एनोडाइजिंग। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, हम चैप्टर पूरा पढ़ लेते हैं फिर भी हम क्वेश्चन आंसर नहीं सॉल्व कर पाते क्योंकि हमने एग्जाम तक क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए ही नहीं है। अगर आप चैप्टर फुल रीड कर रहे हैं उसके बाद अगर आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो आपको किसी भी कोचिंग की भी जरूरत नहीं है। आजकल 700 या 800 रुपए आप पर मंथ कोचिंग्स में दे रहे हैं, देयर इज नो नीड ऑफ इट, सेव योर मनी। एंड इसको ऐसा क्यों किया जाता है, व्हाई इट इज डन नाउ, क्वेश्चन इज क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हमको पता है टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन। एल्युमिनियम को अगर प्रोटेक्टिव लेयर लग गई तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन से, इसलिए उसको थिकनिंग किया जाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो पार्ट ए है वो है व्हाई इज एन आयरन ग्रिल पेंटेड फ्रिक्वेंटली। जो आयरन का ग्रिल होता है उसको पेंट क्यों किया जाता है, टू प्रिवेंट रस्टिंग, ताकि रस्टिंग ना लगे। अगर रस्टिंग एक बार लग गई तो वो चीज खराब ही होती चली जाएगी। बी पार्ट है एक्सप्लेन व्हाई दो एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन yet there is less corrosion of aluminium when both are exposed to air, because aluminium in the atmosphere make aluminium oxide layer on the aluminium metal which act as a protective layer, जो protective layer की तरह काम करती है and prevent corrosion। और जहां पर की जो आयरन है वो ऐसा नहीं कर पाता है, तो सिर्फ ये प्रोटेक्टिव लेयर बना रही है, इसलिए ये कोरोजन इसमें ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 पार्ट ए, नेम द मेथड बाय विच एल्युमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। वो मेथड हमको बताना है जिसमें कि एल्युमिनियम मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एक्सट्रैक्ट करते हैं माने कि एल्युमिनियम मेटल को उसके ओर से अलग करते हैं। तो यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। आपने एक गाना तो सुना ही होगा तेरी ओर, लेकिन यहाँ पे ओर से अलग किया जा रहा है तो ओर से दूर जा रहा है, ठीक है। फिर बी पार्ट है गिव द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला वन ओर ऑफ कॉपर। कॉपर का कोई एक आप ओर बता दे। तो मैं काफी फेमस ओर के बारे में बता रही, Cu2S उसका फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, और केमिकल नेम है कॉपर गैस, ठीक है। तो 2-3 और आपको याद होने चाहिए। उसके बाद है सी पार्ट, हाउ इज जिंक एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स कार्बोनेट और कैलामाइन। तो जिंक का जो एक और है कैलामाइन वो है जिंक कार्बोनेट। तो एक्सट्रैक्शन का देखो सीन ऐसा है कि अगर आपका मेटल कार्बोनेट है तो आप उसको पहले मेटल ऑक्साइड में चेंज करें, और जब कार्बोनेट के ओर होते हैं, जब मेटल कार्बोनेट के ओर होते हैं तो हम करते हैं कैल्सिनेशन। क्या करते हैं, कैल्सिनेशन। इस प्रोसेस में काफी ज्यादा हीट किया जाता है मेटल को, जिसकी वजह से वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करता है। अब इस मेटल ऑक्साइड का हम क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे, और जिंक ऑक्साइड का हम रिडक्शन कार्बन के साथ करवाएंगे। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन काम कर रहा है, तो यहाँ पे जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक काफी सफोकेटिंग गैस है वो यहाँ पे बनता है। ये बहुत ही सफोकेटिंग गैस है, व्हाई इट इज वेरी सफोकेटिंग, और यू कैन से पॉइजनस बिकॉज इसका जो एफिनिटी होता है वो ब्लड में हीमोग्लोबिन में ज्यादा होता है। अगर ऑक्सीजन भी रहेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड भी रहेगा तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड जाने लगेगा और दम घुटने से मौत भी हो सकती है। नाउ गिव द नेम, दिस वन इज completed. Now explain the equations. I already explained the equations here, right? So these are the two equations where the zinc ore, which is known as calamine, is extracted from its ore calamine to zinc. Now moving forward to the question number 38, let's talk about the question number 38 here. So question number 38 is name two metals which occur in nature in free state as well as in combined state. तो कुछ ऐसी मेटल्स के नाम हमें बताने हैं यहाँ पर जो कि फ्री स्टेट में भी मिलती हैं और कंबाइंड स्टेट में भी मिलती हैं। तो यहाँ पर हमारी तो जिनकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम है, तो कॉपर है और सिल्वर है, ये हमको फ्री स्टेट में भी मिलती हैं
और कंबाइंड स्टेट में भी मिलती हैं। उसके बाद बी पार्ट है यहाँ पर, नेम वन ओर ऑफ मैग्नीज, विच कंपाउंड ऑफ मैग्नीज इज प्रेजेंट इन दिस ओर, ऑल्सो राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला। तो आपको मैग्नीज के एक ओर के बारे में बताना है, उसका नाम बताना है और उसका ओर का नाम बताना है, कंपाउंड का नाम बताना है। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड ओर है, इसका केमिकल नेम है मैग्नीज डाइऑक्साइड और इसके ओर का नाम है पाइरोलूसाइट। क्या नाम है इसके ओर का? पाइरोलूसाइट। आफ्टर दैट थर्ड पार्ट इज हियर, अ जिंक ओर ऑन हीटिंग इन दी एयर फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। एक जिंक ओर है, अगर आप उसको हीट करते हो एयर के साथ तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। डिस्क्राइब ब्रीफली एनी टू स्टेजेस इन्वॉल्विंग इन द कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड और जिंक मेटल। देखिए कैलेमाइन नहीं है, अगर कैलेमाइन होता तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता, यहाँ पर क्या बन रहा है आपका? यहाँ पे आपका सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। तो इस ओर का नाम है जिंक ब्लेंड। क्या नाम है? जिंक ब्लेंड। ये जो ओर है ये है आपका जिंक सल्फाइड। विच वन इज दिस? जिंक सल्फाइड, राइट। अब इसमें पूछा गया है कि कैसे आप इसको अलग करेंगे। जो सल्फाइड ओर है उनका हम रोस्टिंग करते हैं, पहले क्या करते हैं? रोस्टिंग करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इसको हीट किया जाएगा, ठीक है। और कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ एयर में होता है, दोनों में ही हाई हीट हो रहा है, लेकिन आपका रोस्टिंग में इन द प्रेजेंस ऑफ एयर होता है। तो यहाँ पर भी आपका जिंक ऑक्साइड बनेगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। वंस इट फॉर्म जिंक ऑक्साइड, उसका फिर हम क्या करवाएंगे? कार्बन के साथ करवाएंगे हम लोग यहाँ पर रिडक्शन और यहाँ पे जिंक के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो दिस इज द प्रोसेस जनरली। अब आता है क्वेश्चन नंबर 39। हाउ डज द मेथड यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग अ मेटल from it or depend on the metal position in the reactivity series? Explain with the example। कि किस तरह से आपका जो एक्सट्रैक्टिंग का प्रोसेस है वो डिफरेंट हो जाता है अगर मेटल की रिएक्टिविटी हाई हो, मेटल की रिएक्टिविटी मीडियोकर हो, मतलब मीडियम में हो, या मेटल की रिएक्टिविटी लेस हो, तो किस तरह से ये प्रोसेस अलग हो जाता है। अगर हम मेटल की पोजीशन के बारे में बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, तो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज। ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं तो जो रिएक्टिविटी है मेटल की वो कम होती चली जाती है। तो इसको हम तीन मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका रिडक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। देखिए अगर हम यहाँ पे रिडक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे लेस रिएक्टिव मेटल जनरली कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम आपको देखने के लिए मिलती है। तो इसके लिए हम जो यूज करते हैं यहाँ पर सिर्फ हमको हीटिंग करनी होती है ओनली। आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो आपका जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो अलग हो जाएगा उसके ओर से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे मरकरी को लेके बात करें, जो मरकरी का ओर है वो है आपका सिनेबार, जिसका केमिकल फॉर्मूला है HgS। जब हम इसको एयर की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि सल्फाइड ओर है तो पहले तो हम इसका क्या करेंगे, एयर की प्रेजेंस में कर रहे हैं तो ये आपका हो गया रोस्टिंग। तो यहाँ पे ये पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है। उसके बाद हम ये जो ऑक्साइड वाला जो पार्ट है इसको अलग करने के लिए हम कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज नहीं करेंगे, किसी और मेथड का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हम स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे और यहाँ मरकरी आपका अलग मिल जाएगा। तो अगर आपकी लेस रिएक्टिव मेटल है तो हम सिर्फ हीटिंग यूज करते हैं, और अगर आपका जो मेटल है वो मॉडरेट रिएक्टिविटी का है, ना तो उसका ज्यादा रिएक्टिविटी है और ना ही उसका कम रिएक्टिविटी है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो मेटल्स है, एल्युमिनियम हुआ, इसके बाद मैग्नीज हुआ, इस तरह के हम मेटल्स का ये मॉडरेट रिएक्टिविटी में आता है। और इस तरह की मेटल्स के रिडक्शन के लिए हम लोग, क्योंकि हम यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस देख रहे हैं, हमसे यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस के बारे में पूछा गया है, तो हम यहाँ पे किस तरह के प्रोसेस का यूज करते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट हम दो यूज करते हैं, तो कार्बन यूज करते हैं या एल्युमिनियम यूज करते हैं। अगर कार्बन यूज करते हैं माने कि कोक, तो उसको बोलते हैं स्मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? स्मेल्टिंग। और अगर एल्युमिनियम यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसको? थर्माइट प्रोसेस बोलते हैं।
तो यहाँ पर आपको जिंक ऑक्साइड का अगर करवाना है, जिंक जो कि आपकी नॉर्मल रिएक्टिविटी वाली है, तो जिंक ऑक्साइड का अगर आप करवाते हैं रिडक्शन तो कार्बन के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे जिंक मिल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। थर्माइट रिएक्शन में अगर मैग्नीज का आप करवाते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड का करवाते हैं एल्यूमिनियम के साथ, तो आपका मैग्नीज अलग हो जाएगा, एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिना मतलब कि Al2O3 मिल जाएगा। तो मॉडरेट रिएक्टिविटी में हम रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं कार्बन, जिसको कि हम कोक बोलते हैं, इस प्रोसेस को स्मेल्टिंग बोलते हैं, या फिर एल्यूमिनियम का। उसके बाद हम हाई रिएक्टिविटी मेटल की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो हाई रिएक्टिविटी मेटल्स हैं वो क्या है, जैसे कि सोडियम है आपका, राइट। आपका इस तरह की मेटल्स के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इसके लिए हमको सिर्फ क्या करना है, हमको इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करवाना है। हाई रिएक्टिविटी के लिए हमको इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करवाना होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिडक्शन के लिए लेस रिएक्टिविटी है तो हीटिंग करवा दो सिर्फ। अगर मॉडरेट रिएक्टिविटी वाला मेटल है तो आप यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो, ओके, एल्यूमिना का। और अगर आपका हाई रिएक्टिविटी मेटल तो आप इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करवाएंगे। नाउ मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 इज एक्सप्लेन गिविंग वन एग्जांपल how highly reactive metals which are high up in the reactivity series are extracted। तो अभी मैंने बताया कि अगर आपकी हाईली रिएक्टिव मेटल है तो आप वहां पे क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, यू आर गोइंग टू चूज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, राइट। हम क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करवाएंगे फॉर द एक्सट्रैक्शन फ्रॉम देयर मेटल क्लोराइड्स और मेटल ऑक्साइड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाई रिएक्टिविटी मेटल का एक और का नाम लूँ तो सोडियम क्लोराइड है, जिसको हम कॉमन सोल्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको हम पिघलाएंगे, फिर इसका इलेक्ट्रोलिटिक चैम्बर में डाल के इसका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे हम लोग, तो हमको क्या मिलेगा, अगर हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो हमको सोडियम मिल जाएगा, पॉजिटिव है, माने कि कैटायन के रूप में निकलता है, तो ये हमको मिलेगा कैथोड पर, और क्लोराइड हमको मिलेगा, क्लोरीन गैस मिलेगी हमको एनोड पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, डिस्क्राइब विद वन एग्जांपल हाउ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल which are in the middle of the reactivity series are extracted। तो हम यहाँ पर इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए अगर मेटल कार्बोनेट और है या मेटल सल्फाइड और है तो मेटल कार्बोनेट का हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन, हम करवाएंगे कैल्सिनेशन। ये विदाउट एयर होता है, अगर मेटल सल्फाइड है तो इसका हम करवाएंगे रोस्टिंग, जो कि इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर होता है। दोनों ही केस में आपको मेटल ऑक्साइड मिलेगा। और मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल का जो मेटल ऑक्साइड होता है उसमें हम दो तरह से यूज करते हैं, तो हम कार्बन या कि कोक का यूज करते हैं, जिसको कि हम स्मेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्मेल्टिंग। या फिर हम लोग एल्यूमिनियम पाउडर का यूज करते हैं, जिसको कि हम थर्माइट प्रोसेस कहते हैं। तो इसके थ्रू हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं कि the moderately reactive metals are extracted by the reduction of their oxide with the carbon aluminum kind of the substances। Now question number 42, how are less reactive metal। देखिए वही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं सेम सेक्शन में। तो अगर आप दो तीन बार आप सोचेंगे कि एक बार हम ये क्वेश्चन कर चुके तो दोबारा क्यों करें, या दोबारा क्यों क्वेश्चन दिए गए हैं, तो बेटा करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। उसी प्रकार से अगर आप सेम क्वेश्चन को बार बार करोगे तो वो आप कभी नहीं भूलने वाले। तो अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको ये मेहनत तो करनी पड़ेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, हाउ आर लेस रिएक्टिव मेटल विच आर क्वाइट लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर एक्सट्रैक्टेड, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। तो हमें पता है कि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं दे आर एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड। क्या करते हैं, बाय द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड। और ये जो रिडक्शन है उनके ऑक्साइड का, ये कैसे होता है, ओनली बाय हीट स्ट्रांगली एंड अलोन। उसको हमको हीट स्ट्रांग करना पड़ता है। जैसे कि मैंने अभी दूसरे क्वेश्चन में एग्जांपल यहाँ पे दिया था कि जो मरकरी ऑक्साइड जो है उसको अगर आप हीट करेंगे काफी ज्यादा तो मरकरी में चेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन इसका लिबरेट हो जाएगा। तो अकेले ही उसको हीट करते हैं तो वो अलग हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज मीन बाय द रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल का क्या मतलब है, देखो
अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे रिफाइनिंग की, तो हम यहाँ पर प्यूरिफाई करते हैं इम्प्योर मेटल को। हम प्यूरिफाई करते हैं इम्प्योर मेटल को इनटू प्योर मेटल। अगर हम इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में प्यूरिफाई करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिफाइनिंग। नेम द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल ऑब्टेन्ड बाय द वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस। और जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है रिफाइनिंग प्रोसेस का वो बताना है, तो इसमें हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इसका यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। वी आर यूजिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग फॉर प्यूरिफाई द इम्प्योर मेटल ऑब्टेन्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस। उसके बाद है डिस्क्राइब दिस मेथड विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एनी मेटल। तो आपको ये मेटल का एग्जांपल लें और लेबल डायग्राम बनाए, तो इसके लिए आप एक बीकर लेंगे, यू कैन से कंटेनर। इसमें हम लगाएंगे एक एनोड और एक लगाएंगे कैथोड इलेक्ट्रोड से, और इसको हम कनेक्ट कर देंगे बैटरी के साथ। वी आर गोइंग टू कनेक्ट इट विद द बैटरी। फिर यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ कॉपर सल्फेट का। ठीक है, हमने इसमें कॉपर सल्फेट भरा, और कॉपर सल्फेट का अगर हम सोल्यूशन ले रहे हैं तो हमको जो इम्प्योर जो कॉपर है जो कि एनोड है, ये आपका इम्प्योर कॉपर होगा, और ये जो कैथोड है ये प्योर कॉपर होगा। और यहाँ पे सिर्फ पतली सी स्ट्रिप होगी, और यहाँ पे हम थोड़ा सा एसिड मिला देंगे, कोई भी, हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया। अब जैसे ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट होएगी तो क्या होगा, जो इम्प्योर कॉपर के मेटल के जो कॉपर के आयन्स है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और वो जाएंगे कैथोड पर, और यहाँ पर ये लेयर को जमा करते जाएंगे, और धीरे धीरे ये इम्प्योर कॉपर खत्म हो जाएगा और हमको कॉपर मट के फॉर्म में मिलेगा, और यहाँ पे मोटा लेयर आपका कॉपर का बन जाएगा जो कि प्योर होगा। तो इस तरह से पूरी की पूरी रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 फ्रॉम योर शॉर्ट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या है। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, डिफाइन द टर्म मिनरल, ओर एंड गैंग। आपका मिनरल क्या होता है ये बताना है, उसके बाद ये बताना है कि ओर क्या है, गैंग क्या है। तो मिनरल क्या होते हैं, दे आर नेचुरल मटेरियल्स। मिनरल्स आर नेचुरल मटेरियल्स in which metals of their compounds are found. ठीक है, they are natural materials in which the metals of their compounds, the metals of their compounds or are found इन अर्थ। हमको अर्थ क्रस्ट के थ्रू ये मिलते हैं। अगर हम ओर के बारे में बात करें, व्हाट इज ओर, दोज मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। तो दिस इज दोज मिनरल्स इन विच, बाय विच लिख देते हैं हम लोग, बाय विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। मतलब हम इकोनॉमिकल फायदे के लिए मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर पाए। अब ये नहीं कि 2000 रुपये आपने एक्सट्रैक्शन में लगाया, आपको 1000 रुपये मिला, तो ये आपका और नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर आपने 2000 रुपये लगाया, आपको 4000 रुपये मिला, तो इसको हम एक्सट्रैक्शन, हम इसको और कहते हैं। एंड प्रॉफिटेबली, प्रॉफिट भी हो आपको, आर कॉल्ड ओर। ठीक है, उसके सी पार्ट है, नेम वन ओर ऑफ कॉपर। एक और हमको कॉपर का बताना है। अच्छा, गैंग और बताना है, हम लोग यहाँ पे गैंग पर आते हैं। गैंग माने गंदगी। तो द अनवांटेड इम्प्योरिटी, दिस इज द अनवांटेड इम्प्योरिटी। क्या है ये, अनवांटेड इम्प्योरिटी है। these are unwanted impurities like sand, like rocky material, like earthy particle which is present in the ore are called gang। ठीक है, इसको हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब आता है नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या कहलाता है, तो हमें जब मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होता है ओर से,
तो इसको बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मिली हैं, तो इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना ये हमारा क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो रिमूविंग गैंग, इसके भी बहुत सारे मेथड्स है, लेकिन ये आपके सिर्फ नेम ऑफ मेथड इस आपके सिलेबस में है, प्रोसेस पूरा नहीं है। रिमूविंग ऑफ गैंग और मैट्रिक्स फ्रॉम ओर, और पहले उसको हम फाइनली डिवाइडेड कर देते हैं, मतलब उसको बहुत पीस लेते हैं, फिर हम अलग अलग प्रोसेस यूज करते हैं गैंग जिस तरह का प्रेजेंट होएगा उसके बेसिस पर। अब कोई इसमें सी है कि नेम वन ओर ऑफ कॉपर, तो कॉपर अदर देन क्यूपराइट, क्यूपराइट के अलावा कोई आपको बताना है, दिस इज कॉपर ग्लैंस, तो आपको नेम बताना है, तो हम यहाँ पे नेम बता देते जल्दी से, दिस इज कॉपर ग्लैंस। और फिर ये पूछा गया है कि विच कंपाउंड ऑफ कॉपर इज प्रेजेंट इन दिस ओर, तो यहाँ पे फॉर्मूला है Cu2S, जिसको हम बोलते हैं कॉपर फर्स्ट सल्फाइड। ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो रोमन नंबर में ब्रैकेट में लिखा है, दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑल्सो राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला, आई हैव रोट इट डाउन ऑलरेडी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर प्रेजेंट करूं। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, यू कैन फाइंड दीज क्वेश्चन on 193 पेज नंबर in your strand book. Explain how a reaction of aluminium can be used for welding cracked machine part of iron. Write a chemical equation of the reaction involved. हम किस तरह से जो आयरन के क्रैक्ड पार्ट है उसको रिडक्शन ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम यूज कर सकते हैं वेल्डिंग के लिए। तो देखिए, जैसे आयरन है आपका Fe2O3, इसको हम एल्यूमिनियम के साथ जब ट्रीट करवाते हैं तो क्या होता है, दोनों ही सॉलिड स्टेट में है, तो यहाँ पर आपका आयरन निकलता है विच इज इन दी मोल्टन स्टेट, और यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकलता है और हीट आता है। तो देखिए, अ मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम पाउडर इज इग्नाइटेड, इसको हम गर्म करते हैं, इसको जलाते हैं विद अ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। यहाँ पे हम मैग्नीशियम रिबन का भी यूज करते हैं। तो एल्यूमिनियम रिड्यूस दी आयरन ऑक्साइड टू प्रोड्यूस आयरन, तो एल्यूमिनियम ने क्या करा, यहाँ पे आयरन प्रोड्यूस कर दिया विच इज इन दी molten state. Due to the heat, iron metal is produced in the molten state and the molten iron is poured between the broken piece of iron. तो इस तरह से मोल्टन यहाँ पे फिक्स हो जाता है, जम जाता है, ताकि वो जॉइंट मशीन हो जाए आपस में ना। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज कोरोजन, ये तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज कोरोजन। उसके बाद नेम एनी टू मेटल्स विच डू नॉट कोरोड इजीली, दो मेटल्स के नाम बताने हैं जो इजीली कोरोड नहीं होती। व्हाट इज द कोरोजन ऑफ आयरन नोन एज, कोरोजन ऑफ आयरन को हम क्या कहते हैं। एक्सप्लेन व्हाई एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल बट स्टिल यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। देखिए, व्हाट इज कोरोजन, so the eating up of metal by the action of air and moisture, moisture का मतलब यहाँ पर क्या है, water से है, और a chemical, even or a chemical is known as corrosion। अगर आपकी मेटल खराब हो रही है एयर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, या फिर केमिकल की वजह से, तो इसे कोरोजन कहते हैं ना। बी पार्ट, नेम एनी टू मेटल्स विच डू नॉट कोरोड इजीली, तो प्लेटिनम है एंड गोल्ड। प्लेटिनम को हम व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। व्हाट इज द कोरोजन ऑफ आयरन नोन एज, दिस इज नोन एज रस्टिंग, किस नाम से जाना जाता है, दिस इज नोन एज रस्टिंग। नाउ डी, एक्सप्लेन व्हाई एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल स्टिल इट इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। देखिए, इसका तो आंसर बहुत ही आसान है क्योंकि इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एल्यूमिनियम बीइंग सो रिएक्टिव and to corrode quickly when it come in contact with moisture, and the air and moisture make aluminium oxide protective layer on the surface of the aluminium metal, and this protective layer is very tough and prevent further corrosion. What it prevent? Further corrosion. Once it form, it prevent further corrosion. तो एक बार
हम जब यूटेंसिल्स इसका बनाते हैं तो इसके ऊपर ही प्रोटेक्टिव लेयर लगा देते हैं जिसकी वजह से कोरोजन नहीं होता है। तो हाईली रिएक्टिव होने के बाद भी हम इसको कुकिंग यूटेंसिल्स के रूप में भी यूज करते हैं। Now moving to the question number 47, what is meant by rusting of iron? With the help of our label diagram, describe an activity to find out the condition under which iron rusts. Okay, so what is rusting of iron? So we can say that when iron object is left in damp air or moisture, or you can say in the presence of air for a considerable time, it get covered with a red brown flaky substance called rust. तो दिस इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आयरन को एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में हम लोग छोड़ देते हैं कुछ वक्त के लिए तो उसके ऊपर एक क्या होता है, उसके ऊपर एक रेड कलर का फ्लैकी सा रस्ट लग जाता है, सब्सटेंस लग जाता है जिसको रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। अब हमको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो करना है कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो हो रहा है एक्टिविटी के थ्रू वो बताना है। तो हम यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब ए, बी एंड सी। और जो टेस्ट ए है उसमें हम वाटर लेते हैं और नेल, आयरन नेल माने कि कीले डालते हैं और इसमें एयर भी है, इसको कॉर्क लगा के बंद कर देते हैं। फिर दूसरे में हम क्या करते हैं, बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं, इसके ऊपर ऑयल की लेयर डाल देते हैं। तीसरे वाले में हम लोग कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं एनहाइड्रस। ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्या काम करता है? ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है और इसको पूरे 1 डे के लिए, फुल डे के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि इस वाले आयरन नेल में रस्ट लग गया है क्योंकि इसमें पानी भी प्रेजेंट है, एयर भी प्रेजेंट थी। अब यहाँ पे पानी तो प्रेजेंट था लेकिन ऑयल की लेयर होने की वजह से ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, तो यहाँ पे रस्टिंग नहीं देखने के लिए मिलती क्योंकि रस्टिंग में ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों का होना जरूरी है। और यहाँ पर तो ना तो ड्राई एयर है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, कैल्शियम क्लोराइड ने मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब करे तो यहाँ पर भी रस्ट नहीं लगती। तो रस्ट तभी लगेगी जब आपका एयर होगा, डैम्प एयर होगा जिसमें कि मॉइस्चर होगा और साथ में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या ऑक्सीजन होगा, तभी आपका कोरोजन या रस्टिंग देखने के लिए मिलता है। तो इसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज अलॉय? हाउ अलॉय इज मेड? देखिए अलॉय क्या होता है, when 2 or more than 2 metals are combined together। आप पहले मेटल्स को क्या करते हैं, मेटल्स को आप हीट करते हैं, फिर उनको मिलाते हैं मोल्टन स्टेट में, फिर वो जम जाती है, इसी को हम अलॉय कहते हैं। तो एन अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर है? दिस इज होमोजीनियस मिक्सचर। तो अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 metals, of 2 or more than 2 metals। इसके बारे में भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में काफी ज्यादा बात की है अलॉय के बारे में। तो ये कोरोजन फ्री होते हैं तो इनमें कोरोजन भी नहीं लगता। तो दिस इज अलॉय। हाउ अलॉय इज मेड? सो एन अलॉय इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वेरियस मेटल इन द मोल्टन स्टेट in required proportion and then cooling, then this mixture is known as the alloy। फिर बी पार्ट है, what element are present in steel? स्टील में कौन कौन से एलिमेंट आपके प्रेजेंट होते हैं? स्टेनलेस स्टील या स्टील करके आपका अलॉय होता है। तो स्टील में आयरन होता है एंड कार्बन होता है। हाउ आर प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील डिफरेंट फ्रॉम दीज प्योर आयरन? किस तरह से स्टील की प्रॉपर्टी प्योर आयरन से अलग होती है? तो प्योर आयरन में कोरोजन हमको देखने के लिए मिलता है, स्टील में कोरोजन नहीं होता है। उसके बाद द अलॉय ऑफ स्टील इज हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, काफी ज्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है। इट इज ऑल्सो रस्टलेस, और जबकि प्योर आयरन आपका रस्ट तो वहां देखने के लिए मिलता है। उसके बाद गिव द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड वन यूज ऑफ ब्रास। ब्रास भी आपका अलॉय है, ये भी किस किस मेटल से मिलकर बना है? तो ये कॉपर एंड जिंक मेटल से बना है। इसका यूज क्या है? ब्रास का यूज बर्तन बनाने में, माने कि यूटेंसिल्स बनाने में किया जाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 49। बहुत जल्दी आपके शॉर्ट भी खत्म होने वाले हैं, थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस थे तो थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ शॉर्ट टाइप आंसर्स को ही मैं कंप्लीट करूंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 49 ए पार्ट, नेम 2 मेटल्स विच रेजिस्ट कोरोजन due to the formation of a thin, hard and impervious layer of oxide on its surface। आपको ऐसी 2 मेटल्स का नाम बताना है जिनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जमने की वजह से, बनने की वजह से
वो पतली सी अगर लेयर बन जाती है ऑक्साइड की, तो थिन आर इम्पीवियस लेयर की वजह से क्या होता है, कोरोजन नहीं होता। एक तो एल्युमिनियम है, उसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड लग जाता है, और जिंक है, उसके ऊपर भी जिंक ऑक्साइड लग जाता है, जिससे कि कोरोजन नहीं होता है। फिर इसका जो बी पार्ट है, नेम 5 मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग। तो पहला मेथड है पेंटिंग, ठीक है, कोई भी पेंट लगा दें। सेकंड मेथड है ग्रीस या ऑयल लगा दें, ग्रीस और ऑयल अप्लाई कर दें। थर्ड मेथड है जिंक की कोटिंग कर दें, इस मेथड को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन हम कर सकते हैं। फोर्थ मेथड है कि अलॉय बना लें, ठीक है, अलॉय बनाने से क्या होगा, वो जनरली क्या होता है, कोरोजन फ्री होता है, ठीक है। और जो आपका फिफ्थ मेथड है कि आप क्या करें, अलॉय बना लें या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें, क्या कर दें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें। तो इन सब मेथड से क्या होता है, कोरोजन नहीं होता है। फिर सी पार्ट है इसका, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील किस किस से बना होता है, स्टेनलेस स्टील में आयरन होता है, क्रोमियम होता है और निकल मेटल होती है। व्हाट आर द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, तो यहाँ पे रस्ट नहीं लगती है, डज नॉट रस्टेड एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड टफ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है, नेम एन अलॉय ऑफ कॉपर, कॉपर का एक अलॉय का नाम बताना है। स्टेट इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन वन यूज। अगर मैं कॉपर के अलॉय के बारे में बात करूं, तो कॉपर का अलॉय है ब्रास, जिसमें कि कॉपर होता है 80% और साथ में इसमें जिंक होता है 20%। तो हमने इसका कॉम्पोजिशन बता दिया। यूज क्या है, कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में, इट इज यूज टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स। अब आता है क्वेश्चन नंबर 50 का बी पार्ट। एक्सप्लेन वाई व्हेन अ कॉपर ऑब्जेक्ट रिमेन इन अ डैम्प एयर फॉर अ कंसिडरेबल टाइम अ ग्रीन कोटिंग इज फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस, व्हाट दिस प्रोसेस इज नोन एज। तो देखिए, जब हम कॉपर को बहुत समय तक, जब डैम्प एयर में होता है, गीली हवा में होता है, तो क्या होता है, स्लोली स्लोली उस पर कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ रिएक्ट करने लगती है, जिसकी वजह से उस पर कॉपर कार्बोनेट का लेयर आ जाता है, कॉपर के ऊपर कॉपर कार्बोनेट की लेयर आती है। ये जो कंपाउंड होता है, ये आपका ग्रीन कलर का होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग कोरोजन ऑफ कॉपर कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोजन ऑफ कॉपर। आफ्टर दैट वी हैव, this one is complete, question number 51. Let's do the question number 51 here. So question number 51, it's all about how does the painting of an iron object prevent it rusting। देखिए, जब हम किसी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर पेंटिंग करते हैं, तो थिन प्रोटेक्टिव लेयर आ जाता है। क्या आ जाता है, थिन प्रोटेक्टिव लेयर आ जाता है पेंट का, जो कि क्या करता है, प्रिवेंट करता है एयर को एंड मॉइस्चर को कांटेक्ट करने में मेटल के साथ। जब कांटेक्ट ही नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, आपका कोरोजन या रस्टिंग भी नहीं होगी। फिर आता है बी पार्ट इसमें, वो हाउ डज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर अलॉय ब्रास ब्रॉन्ज डिफरेंट फ्रॉम दी प्योर कॉपर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे अलग होती है, तो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर अलॉय लाइक ब्रास ब्रॉन्ज इज लेस देन प्योर कॉपर, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, तो लेस देन प्योर कॉपर होती है। प्योर कॉपर में बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर है यहाँ पे पार्ट सी, व्हाट इज मीन बाय 22 कैरेट ऑफ गोल्ड, नेम द मेटल विच आर यूजुअली अलाउड विद द गोल्ड टू मेक इट हार्डर। देखिए, 24 कैरेट जो गोल्ड होता है वो प्योर कहलाता है, लेकिन वो सॉफ्ट होता है, तो उससे ज्वेलरी नहीं बन सकती है। तो 22 कैरेट ऑफ गोल्ड में हम क्या करते हैं, हम 2 पार्ट क्या मिलाते हैं, या तो सिल्वर मिलाएंगे या कॉपर मिलाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये थोड़ा टफ हो जाएगा, ऑर्नामेंट बन सकते हैं। तो ये अलॉय है, एक्चुअली 22 कैरेट ऑफ गोल्ड अलॉय है विद दी सिल्वर और कॉपर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 है, एक्सप्लेन गिवन इक्वेशन व्हाट हैपेंड व्हेन। जब आप जिंक कार्बोनेट को बहुत स्ट्रांगली हीट करते हो इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, तो इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, दिस इज नोन एज कैल्सिनेशन। दिस इज द प्रोसेस। यहाँ पर ये जिंक ऑक्साइड में आएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी एज गैस निकलेगी।
अब दूसरा है अ मिक्सचर ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर सल्फाइड इज हीटेड। देखिए कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड के जब मिक्सचर को हम हीट करते हैं तो जब हम इसको हीट करेंगे तो कॉपर अलग होगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड भी अलग होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 53 and 54, right? Let's do the question number 53 and 54. So question number 53 is all about a part for the reduction of metal oxide suggest a reducing agent other than carbon. कार्बन के अलावा हम किस reducing agent का यूज कर सकते हैं? एल्यूमिनियम का। उसके बाद explain why an aqueous solution of sodium chloride is not used for electrolytic extraction of sodium metal। देखिए अगर हम aqueous solution यूज करेंगे सोडियम क्लोराइड का तो इसमें सोडियम कैटायन के साथ साथ H पॉजिटिव कैटायन भी होगा वाटर के थ्रू जो आएगा, क्लोराइड एनायन के साथ साथ आपका OH नेगेटिव एनायन भी होगा। तो when we electrolyze an aqueous solution of sodium chloride then soon as sodium metal is produced at cathode it will react with water present in the aqueous solution of the sodium hydroxide। तो क्या होगा, ये जो सोडियम जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। Hence electrolysis of aqueous solution of sodium chloride will produce sodium hydroxide not sodium metal। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा जबकि हमको सोडियम मेटल चाहिए, इसलिए मोल्टन स्टेट में ही हम लोग इसका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करवाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, हाउ आर मेटल रिफाइंड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस? डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर विद द हेल्प ऑफ अ नीट एंड लेबल डायग्राम। तो अब आपको यहाँ पे क्या बताना है कि मेटल रिफाइनिंग का जो प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, वो कैसे होता है। तो फॉर द रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अ थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल इज मेड बाय एनोड एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड कैथोड। तो इसके लिए देखिए मैं इसको डायग्राम से आपको बताती हूँ। आप एक बीकर लेंगे, कंटेनर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे। जो एनोड होगा वो कैसा होगा, वो इम्प्योर मेटल का होगा जिसको कि आपको प्योर करना है, इम्प्योर मेटल का होगा। क्यों होगा ये भी मैं बताती हूँ। जो एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, पहले तो इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, बिना उसके तो बिना बिजली के तो कुछ होना नहीं है। तो जब हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और जो कैथोड होगा वो थिन स्ट्रिप होगा सेम मेटल का, ठीक है, लेकिन ये होगा प्योर मेटल का। अब देखिए जो इम्प्योर मेटल है जब इलेक्ट्रोलिसिस पास होएगा तो मेटल अपने कैटायन में कन्वर्ट होगा। कैटायन कहाँ जाता है, कैथोड पे जाता है, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है। हम इसको कैथोड भी इसलिए कहते हैं क्योंकि कैट मतलब कैटायन आएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये मोटा होता चला जाएगा, जो मेटल आयन है इसके ऊपर प्लेस होता जाएगा और धीरे धीरे पतला होकर यहाँ पर जो इम्प्योरिटी होगी हम उसको एनोमट कहते हैं, उसके रूप में हमको मिल जाएगी। तो इस तरह से पूरा इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस हो रहा है, और जिस मेटल का हम कैथोड और इलेक्ट्रोड लेंगे उसी मेटल का हमें क्या लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। लाइक अगर हम ये कॉपर ले रहे हैं, ये कॉपर ले रहे हैं, तो ये भी हमें कॉपर सल्फेट लेना पड़ेगा। तो नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 55 एंड 56, ये शॉर्ट्स के लास्ट 2 क्वेश्चन है, इसके बाद हमारे शॉर्ट टाइप आंसर चैप्टर नंबर 3 के फिनिश हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 55, नेम द केमिकल कंपाउंड विच इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन मोल्टन स्टेट टू ऑब्टेन एल्यूमिनियम मेटल, which gas is evolved during this process। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन दी मोल्टन स्टेट टू ऑब्टेन एल्यूमिनियम मेटल। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मोल्टन स्टेट में यूज करते हैं, और इस प्रोसेस में एल्यूमिनियम के साथ साथ ऑक्सीजन गैस आपका लिबरेट आउट होता है। नाउ बी पार्ट, नेम द केमिकल कंपाउंड विच इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन दी मोल्टन स्टेट टू ऑब्टेन सोडियम मेटल। सोडियम मेटल को अगर हमें पाना है तो कौन से कंपाउंड के इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, तो सोडियम क्लोराइड करेंगे, और इस प्रोसेस में हमको सोडियम के साथ साथ क्लोरीन गैस भी मिलता है। नाउ सी पार्ट, नेम द गैस प्रोड्यूस व्हेन कैलामाइन ओर इज कैल्साइंड। देखिए कैल्सिनेशन करवाते हैं जब कैलामाइन ओर का, तो कैलामाइन जो ओर होता है वो क्या होता है आपका CaCO3 होता है, दिस इज योर। तो कैलामाइन, सॉरी ये नहीं होता है, तो कैलामाइन ओर का जब हम करवाते हैं तो क्या होता है आपका, जब कैलामाइन ओर का करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस के फॉर्म में निकलता है। तो ये भी पता होना चाहिए आपको कि व्हाट इज कैलामाइन। तो जिंक कार्बोनेट आपका कैलामाइन ओर है, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो कौन सा गैस यहाँ पर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड।
नेम द गैस इवॉल्व व्हेन सिनेबार ओर इज रोस्टेड। सिनेबार ओर क्या होता है आपका, मरकरी का जो ओर होता है उसको सिनेबार ओर कहते हैं। जब इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रोस्ट करवाते हैं तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ना क्वेश्चन नंबर 56, ये लास्ट है आपका यहाँ पर। नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर मेनली इन द फ्री स्टेट। गोल्ड एंड प्लेटिनम आपकी दो मेटल्स हैं जो फ्री स्टेट में मिलते हैं, एज मेटल मिलते हैं, किसी और के साथ कॉम्बिनेशन नहीं करती हैं। फिर बी पार्ट है, नेम टू मेटल्स विच आर ऑलवेज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, जो हमेशा ही कंबाइंड स्टेट में मिलती हैं, सोडियम और मैग्नीशियम। ये कभी फ्री स्टेट में नहीं मिलती क्योंकि काफी रिएक्टिव होती हैं। नाउ सी पार्ट, व्हाट आयरन कंपाउंड इज प्रेजेंट इन हेमेटाइट ओर। कौन सा आयरन कंपाउंड प्रेजेंट होता है हेमेटाइट ओर में? तो हेमेटाइट ओर का जो फॉर्मूला है वो है F2O3। दिस इज योर हेमेटाइट ओर। तो इसमें होता है आपका आयरन थर्ड ऑक्साइड। ऑल्सो राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला। सो दिस इज केमिकल फॉर्मूला and this is the compound which is present in the hematite ore.